नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हमारे का वीडियो लेक्चर होने वाला है। हम लोग जो 15 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर के लिए जीएस के हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट 9 हो चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की मैराथन क्लास करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट से नंबर 6, 7, 8 और 9 4 प्रैक्टिस सेटों को हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट एकदम से नज़दीक है, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसीलिए मैं 4 प्रैक्टिस सेटों को आपको एक साथ कराने वाला हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम लोग जो जीएस का सेशन चलाते हैं, ठीक है, उसकी आज मैराथन क्लास होने वाली है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7, 8 और 9 4 सेटों को हम लोग एक साथ करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। बाकी क्लासेस से जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी 15 प्रैक्टिस सेटों की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर पड़ी है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम लोग जीएस पेपर यानी सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 6, 7, 8, 9 चारों को एक साथ करने वाले हैं। मैराथन क्लास हम लोग की होने वाली है। आप लोग बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम आपका एकदम से नज़दीक है। उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए मैं एक साथ आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? दिया गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। आपको बताना है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, हिंदुत्व या सिख मत, आपको बताना है। तो ये किसके हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके 2 संप्रदाय यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जैन मत। ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन श्वेत वस्त्र पहनते हैं और कौन नग्न रहते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, संस्थापक महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24th क्रम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है, आपको बताना कौन है। मार्को पोलो, निकोलो डी कोंटी, बारबोसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी एक इतालवी यात्री, एक व्यापारी था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक एवं विस्तृत वर्णन किया है। यह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। आपसे पूछे निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में। आपको बताना गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी जो है वो आपकी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारतीय प्रमुख नदी। आपको याद रखना है कि दक्षिण गंगा के नाम से कैसे जाना जाता है? तो वो कैसे जाना जाता है? गोदावरी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? आपको बताना है किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1921 से 1951, 1901 से 1921, 1981 से 2011 या 1951 से 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। दिए गए निम्नलिखित में से आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, KR नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद। 1975 के समय आपको बताना है। तो कौन थे? तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे? 5वें क्रम के। ठीक है, 5वें राष्ट्रपति थे। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपको बताना केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेनाध्यक्ष। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014 और 5 सितंबर 2014। देखिए सन सब दी गई है, बस आपको मंथ और करेक्ट डेट याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश का एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है मांस, खाद, टमाटर या आलू। तो गोल क्रांति का जो आपका संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अन्न फसल क्रांति व उनके फसल क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे कि मांस दिया गया है। ठीक है, जो पीली क्रांति वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। आपको बताना है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंडवेन। तो वायु गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वायु की गति को मापने वाले साधन को एनीमोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बात दिग्दर्शन की तरह दिखता है। इसमें 4 कप होते हैं जो कि वायु की गति को मापते हैं। पिंड में वायु की गति की दिशा बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है या होते हैं? ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीमीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीमीन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्लोरीन एक मजबूत ऑक्सीकरण कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अतः प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प असत्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो होता है वो क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि। आपको बताना कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही कार्य करती है। एड्रिनल, अश्रुग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड। तो 61 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपकी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की वह अकेली एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि ये कई पदार्थों का श्रावण सीधे रक्त में हो करती है, और बहिःस्रावी इसलिए क्योंकि ये पित्त रस तथा अग्नाशय रस का श्रावण नलिकाओं के माध्यम से करती है, इसलिए इसको दोनों प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आपको बताना है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफोलिया या वर्णांधता। तो आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका रतौंधी। ये आनुवांशिक नहीं है, बाकी रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफोलिया ये आनुवांशिक रोग है। रतौंधी जो है इसका कारण रेटिनाइसिस, ठीक है, पिग्मेटोसा होता है। यह एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत रेटिना की लाल कोशिकाएं अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया करने में अक्षम हो जाती हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? आपको बताना है सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दिया जाता है आपका नाभिकीय ऊर्जा में। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ने वर्ष 2014 में स्थापित किया था। ठीक है, ये $5000 का द्विवार्षिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 8 मई को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया, भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज के निम्नलिखित शहर हैं। आपको बताना है कौन से ऐसे शहर हैं जो स्वर्ण त्रिभुज में के अंतर्गत आते हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वर्ण त्रिभुज एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर को रखा गया है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। यह संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत 15 भाषाएं आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्युमिनियम? तो पीला केक किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी हम जानते हैं। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के भंडार के लिए सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अगर पूछेंगे, ठीक है, तो जादूगोड़ा में, माफ़ कीजिएगा, झारखंड का राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के लिए भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपको ध्यान रखना, उत्पादक कौन है? वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पंपास, विषुवतरेखीय प्रदेश, सहारा या कालाहारी? तो आपको बताना है। तो अफ्रीका में विषुवतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी होती है? वो होती है पिग्मी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी लंबाई कम, नाक चपटी तथा बाल घुंघराले होते हैं। इन जनजातियों का औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारत का चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भारत का चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित सभी उपबंध किए गए हैं। कितने से? 324 से 329 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? दिया गया सेबी का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुश थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की हुई है। कब की गई है? 12 अप्रैल 1992। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये दिया गया है और लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। यहाँ 2 दिया गया है, 2, 7, 9, 15। ठीक है, इनसे मिला के ये, फिर देखिएगा 2 की जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 7 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है, और 15 की गुणा 9 से करेंगे तो आप लोग देखिएगा कितना आएगा। और 15, यहाँ देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो हमको 15 की गुणा 9 से करनी है। तो 15 नेमा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 135। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया गया निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है? ठीक है, 1 दिया गया है, 11, 42, 219 या 1542 दिया गया है। तो इसका आप कॉम्बिनेशन देखिएगा कि किस तरह से बन रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 1 की गुणा 2 से की है प्लस 9 ऐड कर दिया गया, 11 हो गया। 11 की गुणा 42 से यानी 3 बार की गई, गुणा 3 किया गया है। ठीक है, प्लस 9 कर दिया गया है, तो 11 3 33 और 9 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है? ऑड नंबरों में हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 की, फिर यहाँ 3 की, यहाँ 5 की। ठीक है, फिर यहाँ 7 की, उसके बाद यहाँ 11 की गुणा की गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको 1542 में 11 की गुणा करके और 9 लिखना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 16,971। निम्नलिखित में से किस धर्म की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी? आपको बताना है यहूदी, ईसाई धर्म, इस्लाम या बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा और जानते हैं उपमहाद्वीप के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि अगर और भी कुछ पूछा जाता है तो भारतीय उपमहाद्वीप से 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह, बाबा फरीद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन जी। तो आपको बताना किसने खालसा पंथ की नींव रखी और उसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था। तो वो किसने किया था? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। ठीक है, 1699 में की थी। आनंदपुर साहिब में रखी थी तथा 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था, जिसके अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था। इसे इन्होंने ही खालसा के अपने नाम के पीछे सिंह लगाने की प्रथा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया डैश भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो आपको बताना है इसमें क्या भरना है? जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महलवाली या संरक्षक ग्राहक संबंध। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जमींदारी प्रणाली। इसको जोड़कर पूरा पढ़ लेते हैं। अब पढ़िए, जमींदारी प्रणाली भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, फूलवारों की सैर नियमित रूप से डैश में आयोजित की जाती है। आपको बताना फूलवारों की सैर नियमित रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? ठीक है, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है आपकी दिल्ली में। ठीक है, फूलवारों की शहर जिसका अर्थ क्या है? फूलों की बारात। यह दिल्ली की फूल विक्रेताओं द्वारा एक वार्षिक उत्सव है। ये 3 दिवसीय त्यौहार है जो कि दिल्ली में मनाया जाता है, जो आमतौर पर महरौली के क्षेत्र में बारिश के मौसम में के बाद सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम के बाद कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो किसकी है? तो वो है लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% इतनी साक्षरता दर है कहाँ की? लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है, कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? पश्चिमी घाट, शंकुधारी, अमेजन वर्षा वन, शीतोष्ण घास के मैदान। तो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है अमेजन वर्षा वन को। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला आदि देशों तक फैले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, मोन खमेर भाषा समूह डैश से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई, द्रविड़, इंडो आर्यन, चीनी तिब्बती। तो आपको बताना है मोन खमेर भाषा समूह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, यह भाषा कंबोडिया की सरकारी और राष्ट्रीय भाषा है। आपको ध्यान रखना किसकी? कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की भाषा राष्ट्रीय भाषा भी है। यह भाषा खमेर जाति की भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है? भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो आपको बताना प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वो किससे प्राप्त करता है? तो वो करता है भारत की जनता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, जिसका अर्थ है संविधान को भारत के लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3, 5, 1 या 8? आपको बताना है कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। कौन सा संशोधन है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति 1969 को डैश के द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार। तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की डीएमके सरकार ने सितंबर 1969 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। ठीक है, इसकी सिफारिश की तत्काल एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला
निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है? नई मंजिल, मिशन कर्मयोगी, नई रोशनी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नई मंजिल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नई मंजिल सरकार की एक नई पहल है। इसे 8 अगस्त 2015 को पटना, बिहार से लॉन्च किया गया था। कब? 8 अगस्त, ठीक है, 2015। कहाँ से? पटना से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है आयकर एक है, आप माफ़ कीजिएगा, आयकर एक है, वृत्ति कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसा कर है? ये एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जब किसी कर का कराघात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर बढ़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तरल, अति ठोस और बोस आइंस्टीन संघनन बीईसी या प्लाविक या प्लाज्मा। तो आपको बताना है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आइंस्टाइन संघनन यानी बीईसी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो तब बनता है जब कम घनत्व वाले बोसान की गैस को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग, रतौंधी, हेपेटाइटिस बी या यकृत बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। यह रोग एक संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है तथा रक्त द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जो फ्लू, फेफड़े, नाक और गले पर हमला करता है। सामान्य मनुष्य में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी आँख की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आपको बताना, मैग्नीज, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये किसके होता है? ये नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। ये रोग दूषित जल में सेवन से होता है जिसमें नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक मात्रा में होती है। 45 मिलीग्राम पर लीटर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत मानव ब्यूरो क्यों उचित मानते हैं? इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? आपको बताना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ट्रांजिस्टर को कब उपयोग में लाया गया था? तो वो लाया गया था द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया गया था और चतुर्थ श्रेणी कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता। और आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वाले में किसका किया गया था? तो वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से इनमें से कौन से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑटोकैड, एंड्रॉयड, विंडोज एनटी, उबंटू। तो आपको बताना कौन सा है? तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, ऑटोकैड एक कैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है 68, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर या 31 अक्टूबर को। तो ये कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मर्केडा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो आपको बताना मर्केडा कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? आपको बताना, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ एनिशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फियरसर्विन, ए घोष, अरविंद घोष यानी है। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू ए फियरसर्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्याओं को भरना है। आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस तरह से ऊपर 6, 5, 4, 7, 4, 7, 2, 1 इस तरह से अंक दिए गए हैं और नीचे 3 और क्वेश्चन मार्क 3 दिए गए हैं। लुप्त संख्या आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, जब बीच वाले अंक को हम 3 से गुणा करते हैं यानी 5 × 3 तो इक्वल टू कितना आता है? 15 आता है। और हम इन तीनों को जोड़ते हैं 6, 5, 11, 4, 15 तो कितना होता है? 15 आता है। ये बराबर हो जाता है। इसी तरह हम 7 की गुणा 3 से करते हैं तो कितना आता है? 7 × 3 = 21 आता है। और हम इन सबको जोड़ते हैं तो 7, 4, 11
11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 तो 20 और 1 21, ये भी 21 आता है। यानी बीच वाली संख्या को 3 से गुणा करके इन सबको जोड़ने पर दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से हम इसमें क्या लेके आए कि इन तीनों का योग बराबर हो और बीच वाली संख्या को 3 से गुणा किया जाए। तो हम मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 + 3 + 3 हम यहाँ पे करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया गया दी गई श्रृंखलाओं के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक दिया गया है, यहाँ पे देखिए कहा गया है यहाँ 1 में गुणा 2 का स्क्वायर -1 किया गया है। तो जब हम 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 की गुणा 2 के स्क्वायर से करेंगे यानी 1 ही रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर -1 3 हो जाएगा। यहाँ गुणा 3 और 3 का स्क्वायर -1 किया गया है यानी 3 3 9 और 9 की गुणा 3 से करेंगे 27 -1 26 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या किया जाएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे किया जाएगा 26 से 649 जाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ गुणा 5 का स्क्वायर -1 किया गया है यानी 25 25 की गुणा 6 से करी जाएगी, 26 से करी जाएगी और -1 किया गया तो 649 आ गया। इसी तरह से 649 की गुणा जो है हम लोग कितने से करने वाले हैं, 7 का स्क्वायर -1 से करने वाले हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला हमारा, तो हमारा आंसर आने वाला है इसका 31,800, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। आपको गलत पद ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा पद गलत है। इसमें क्या ट्रिक लगने वाली है, 94 से 155 हम लोग जाएंगे तो कितना जा रहा है 94 से 55 यानी +11, 105 से 127 जा रहे हैं तो कितना जा रहा है +22, 122 से और 160 जा रहा है तो कितना जा रहा है +33 और 160 से 202 जाएंगे तो यहाँ जब 11 22 33 तो यहाँ 44 जाना चाहिए। तो 160 और 44 कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो हमारी गलत संख्या कौन सी हो जाएगी 202। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। आपको क्या दिया गया है, जिस तरह से BEWMTT को ACI यानी एक्शन लिखा जा सकता है, अगले वर्ड को ये लिखा जा सकता है, तो उसी तरह से QTRJNJ को क्या लिखा जा सकता है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा और कौन सी ट्रिक लगेगी। तो इन सब में क्या ट्रिक लग रही है, B से A -1, B से C -2, W से T -3, M से I -4, T से O -5 और T से N -6, यानी सब में -1 2 3 होता जा रहा है। तो उसी तरह से हम QTRJNJ में अगर करेंगे -1 क्या हो जाएगा P, ठीक है, Q में -1 P हो जाएगा P, ठीक है, T में -1 क्या हो जाएगा R और R में -1 क्या हो जाएगा O, ठीक है, J में -1 क्या हो जाएगा F, N में -1 I और Z में -1 T। तो हमारा क्या राइट आंसर बन जाएगा इसका, तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्थान पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, औदे, बोरी, बागोर या लखनिया। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागोर। बागोर के मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है बागोर कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है, ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, फोक्योकी, येंतु, सियुकी या सिकियापोनो। तो आपको बताना है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो वो किस नाम से करते हैं, तो वो करते हैं येनतु के नाम से। ठीक है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख येनतु के नाम से करते हैं। सियुकी ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। आपको बताना है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु काशीनगर या कुशीनगर में बिताई। भगवान बुद्ध ने के अनुयायियों ने के लिए विश्व भर में 7 मुख्य तीर्थ स्थान माने जाते हैं। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया, जहाँ बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ, जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, अतः बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अगला है दीक्षा भूमि, नागपुर, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। फिर अगला है नेचुआ, जलालपुर, गोपालगंज, बिहार, जहाँ से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह जीने का ज्ञान देना शुरू किया।
लास्ट राजगृह नालंदा बिहार, जहाँ बेड़ू वन में रहकर विकास किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू? तो आपको बताना है किसके लिए हुआ था। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज। ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त होता है। यह चौहान वंश का अंतिम शासक था जो 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसका क्षेत्र अजमेर से दिल्ली तक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? आपको बताना है कि जो रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खान ए खाना? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, दिया गया है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली, सर जॉन शोर या ऑकलैंड? तो इनमें से किसके समय सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था? तो वो किया गया था आपके बेलेजली के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेलेजली ने अपने शासन में क्रियान्वित किया था। बेलेजली ने अपने कार्यकाल 1798 से 1805 के दौरान इसका प्रयोग अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तक और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्टन 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था कहाँ से? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद या लखनऊ से? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा किया जाता था। आपको ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता था पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, दिया गया निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? नागार्जुनी कोंड, घंटसाल, अमरावती या बोधगया? तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, अमरावती के स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती हैं। यह एक नष्ट बौद्ध स्मारक है। शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच अमरावती गांव पलनाडु जिले आंध्र प्रदेश में सातवाहन शासकों द्वारा बनाया गया था। यह सांची के स्तूप की ही तरह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? आपको बताना ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी? तो ऐसी कौन सी नदी है जो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिन क्षेत्र निम्नवत कावेरी जो है वो 72,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिन क्षेत्र बनाती है। नर्मदा 98,796 वर्ग किलोमीटर का, ताप्ती 65,145 वर्ग किलोमीटर का और महानदी जो है वो आपकी बनाती है 1,41,600 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, इतने का बेसिन क्षेत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड या रेड हिल्स झील? तो ये किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। यह झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय की त्रिशूल नामक 3 चोटियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकला, चुंबी घाटी या बानीहाल? तो बताना जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लेह जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है। यहाँ एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या इक्वाडोर? तो वो किस में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान? तो वो पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, पंपास या पंपा दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली घास भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता के और कोर्डोवा तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है अर्थ समिट रियो डी जनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट हेलीजेडम से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन
द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त की कीमत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, आपको बताना तेल शोधक से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो जो फ्लाई ऐश होता है वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक होते हैं। ये तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश कण मृदा को प्रभावित करते हैं और ये पेड़ों की जड़ के विकास को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो एनसीई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ, वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में की गई थी इसकी स्थापना। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार और व्यापार के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा बाजार है। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017। तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन या चालन माफ कीजिएगा। तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी चालन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को चलन के रूप में जाना जाता है। दो वस्तुओं के बीच में ऊष्मा के प्रवाह में अवरोध को ऊष्मा अवरोधन कहते हैं। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पदार्थों के कणों में सीधे संपर्क से ऊष्मा के संचालन को संचालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मक्खन दैट का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडी घोल, पायस या मिश्रण। तो मक्खन किसका उदाहरण है, आपको बताना है। मक्खन जो है वो इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, ये जो है मिश्रण कहलाते हैं। 69 क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुसरिता से प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड्डियां जो है इस बीमारी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, अस्थिमज्जा, हृदय, गुर्दा या तिल्ली। तो आपको बताना ये कहाँ बनता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊँट की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। आपसे पूछा केंद्रक किस की आरबीसी में पाया जाता है, तो वो ऊँट की आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी कोशिकाएं ऑक्सीजन के भाग का कार्य भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा संबंधपरक डेटाबेस है, आपको बताना मास एक्सक्यूएल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या आरडीएम सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या हो जाएगा, माई एक्सक्यूएल जो है वो विश्व की दूसरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डेटाबेस संबंध तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिया गया निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक होगा। आपको बताना है इसमें कौन सा अंक होगा और कौन सा इसमें सीरीज में ट्रिक का वैल्यू कर रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, 2 और 5 को आपस में अगर घटाते हैं तो 3 बचता है। 3 का क्यू कितना हो जाएगा, वो 27 लिख दिया गया है। 6 बार आपको आपस में घटाते हैं, 6 का क्यू कितना होता है, 216 वो लिख दिया गया है। 10 और 7 को घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा, 3 का क्यू 27 है। इसी तरह से 3 और 5 को घटाएंगे, 3 और 8 को तो 5 आएगा और 5 का क्यू कितना होता है 125। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है, ए एफ के डैश यू। तो आपको देखना है कि इसमें कितने का वृद्धि हो रही है, कितने का कमी हो रही है। इस तरह से हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, +5 +5। इस तरह से कौन सा आएगा, डी पी जेड। तो देखिए ए से हम लोग जो एफ की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, बी सी डी ई एफ यानी +5 का ऐड हो रहा है। एफ से हम के जा रहे हैं तो एल एम एन ओ पी। ठीक है, एफ से के जाएंगे तो जी एच आई जे के, तो भी +5 हो रहा है, यानी हम +5 को ऐड करना है। तो जब के और यू में +5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो वह जाएगा पी एन जेड। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में STORK को URROO के रूप में लिखा जाता है और इसको ये रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BUNKE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा और इसमें क्या ट्रिक लगेगी, तो इसमें किस तरह से ट्रिक काम कर रही है देखिएगा। जब S से U जा रहे हैं तो TU यानी +2 हो रहा है, फिर जब T से R जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। देखिएगा जब O से R जा रहे हैं तो +3 हो रहा है और R से O जा रहे हैं तो -3 हो रहा है।
के से ओ जाना है तो +4 हो रहा है, यानी +2 -2 +3 -3 और +4 का सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह से हम यू एन के में तो बी के बाद सी डी, ठीक है, और जब यू जाएंगे तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2 करने पे एस आ जाएगा, ठीक है। और एन में +3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, के में -3 करेंगे तो एच आ जाएगा, और ई में +4 करेंगे तो आई आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अनोदर को में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर जेड से शुरू करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको देखना है कि लास्ट से हम शुरू में चलेंगे तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा टी, ठीक है। टी के बाद हमारा क्या आएगा, तो वो आएगा हमारा ओ, नहीं माफ़ कीजिएगा, फिर आर आएगा, टी के बाद आर, फिर ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, फिर एच आएगा, ठीक है। एच के बाद क्या आएगा, फिर ई आएगा, और फिर ए आएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पूछा गया कितने शब्द ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कि कितने ऐसे स्थान हैं। तो हमको इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, हमको अब इसको शुरुआत से लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे टी आर ओ एन एच ई और ए। पूछा है कितने स्थानों का अपरिवर्तित रहा है। तो देखिए ए एन ओ में यहाँ ओ जो तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे है। फिर टी एच ई आर में, ठीक है, एच पीछे से तीसरे नंबर पे, तो एच यहाँ भी पीछे से तीसरे नंबर पे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने ऐसे अंक अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो रहेंगे 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो किसने की थी, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु और चाणक्य। तो आपको बताना किसने की थी, तो ये की थी अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु को कुड़क या पितृहंता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है, जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम या घनानंद। तो कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख जो है वो चंद्रबरदाई ने किया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बूलर झील। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बूलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पंजाब पर्वतमाला से है। तो पूछ सकता है कि बूलर झील कहाँ है, तो ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंग अनुपात को डैश आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 0 से 12 वर्ष, 0 से 17 वर्ष, 0 से 1 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो भारत में बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। यह भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा था, वो था चमोली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 कब हुआ था, 1970 सन 1970 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था, ठीक है, तब अलग नहीं हुए थे। मैं किसानों ने बच्चों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। आपको डेट भी याद रखनी है, कब से मनाया जाता है, कब तक, 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बोलीविया, ब्राजील, पेरू या चिली।
दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आबादी वाला देश है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्राजीलियाई रियल ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, आपको बताना सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। तो आपको बताना पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, दिया गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो ये किस में नहीं गए, तो वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मंडल नहीं है द्विसदनी, वो किस में नहीं है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष में स्थापित हुआ था, 2000, 1995, 1993 या 1950। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो कब हुआ था, वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, एम विश्वेश्वरैया। आपको बताना है, तो 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया था, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत नियोजन के निर्माता कौन है, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया, के कामराज। तो आपको बताना है इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीसी महालनोबिस भारत में नियोजन के निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2010 या 2 अक्टूबर 2005। तो ये कब किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कर दिया गया था। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है, कूलाम, एम्पियर, बोल्ट या जूल। तो जो बोल्ट है विद्युत विभव विभवांतर और विद्युत भाग बल की व्युत्पन्न इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को इनमें से इसमें भी जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोक्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। इनमें से किससे कौन से नाम से और जाना जाता है, तो वो किससे जाना जाता है, वो जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र कौन सा क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित और ऐच्छिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हृदय की पेशियां कैसी हैं, तो वो हैं अनैच्छिक और रेखित पेशी हृदय की पेशियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेशियां हृदय को जीवन भर रक्त पंप करने में मदद करती हैं। हृदय एक पेशीय ऊतक है जिसे कार्डियक ऊतक कहते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो वो 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एवं आवश्यक तत्व है। लोहा एक आवश्यक तत्व आपको बताना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रेनलिन या पेप्सिन। तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, दिया गया रक्तचाप की रोकथाम के लिए विटामिन है, कौन सा, विटामिन ए और थायमीन और राइबोफ्लेविन और नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो आपको बताना है कि रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
CERT का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। CERT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो CERT का पूर्ण रूप हो जाएगा आपको बताना कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टास्क या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीका का नाम क्या है, आपको बताना क्या नाम है, MRR, MMR, MKR या MPM। तो खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, MMR। ठीक है, खसरा के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीके का नाम MMR है। इस टीके का प्रयोग मीजल्स, मम्पस और रुबेला के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रेशर या वैक्यूम ट्यूब। तो वो किसका किया गया था, तो वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न व्रत में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, रीजनिंग का है। ठीक है, दिया गया है, देखो यहाँ से देखते हैं आप, ई से देखिए, ई से DKLOPI दिया गया है, तो इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द आने वाला है, उसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें क्या ट्रिक लग रही है, इसमें आमने सामने के शब्दों को देखा जा रहा है, D और P है, तो D का प्लस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, प्लस P का वैल्यू कितना होता है, 16, बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह ठीक है, L और E का आमने सामने का देखिए, E का कितना होता है, E का 5 होता है, O का कितना होता है, O का 15 होता है, तो 5 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। तो इसी तरह हम लोग L के सामने कौन सा, L का कितना प्लस वैल्यू होता है, L का होता है आपका 12, तो हम इस 12 में कितना जोड़ा कि 20 हो जाए, तो L की प्लेस वैल्यू 12, तो हम 12 में कितना जोड़ेंगे 8, यानी L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12 और H की हो जाएगी 8, 12 8 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा H। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, JIKMO दिए गए हैं। देखिए G से I जा रहा है, कितना जा रहा है, G से I +2 जा रहा है, I से K +2 जा रहा है, K से M +2 जा रहा है, M से O +2 जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नीचे वालों में देखते हैं कि किस किस में +2 जा रहा है, तो उसी तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो X से Z +2 जा रहा है, Z से B +2 जा रहा है, B से D +2 और D से A +2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो आपको बताना सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली स्थान दिया गया, हमको नीचे 4 ऑप्शन में से इसमें भरना है, तो हम इसका क्या भरेंगे, तो हम पहले वाले में पहले प्लस वैल्यू पे B भरेंगे। ठीक है, और बाकी प्लस वैल्यू पे A भरेंगे और लास्ट वाले में B भरेंगे। तो इसका हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ हमने B भरा तो BBA फिर A भरेंगे, तो यानी यहाँ एक बार 2 बार A है, यहाँ 3 बार हो जाएगा, यहाँ 4 बार हो जाएगा। इसी तरह से यही श्रृंखला को पूरा करता है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में शब्द युग्म है जिसका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें असमान मतलब समान संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना ऐसा कौन सा है जिसमें समान संबंध नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो सृजन का विनाश, उतार चढ़ाव का स्थिर होना, अपार का विशाल, ख्याल का वास्तविकता। ठीक है, तो इनमें देखिए सृजन का विनाश ये ठीक हो जाएगा, अपार का ख्याल ये भी ठीक हो जाएगा, सृजन का विनाश, अपार का ख्याल ये भी ठीक हो जाएगा, और ख्याल का वास्तविकता ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।